हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये क्लास 8th मैथ्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो इसके हमने दो सेट्स पहले भी बता चुके हैं हम, और इसका तीसरा सेट आज जारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो जिसने अगर हमारा सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है, वो सेट 1 और सेट 2 भी जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और इसमें हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जिसको हम ऐसी संख्या जिसको हम रख दें तो इसका आंसर पूरा 1 हो जाए। तो अगर हम इसमें इनटू में b अपॉन ए रख देंगे तो a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा, और आपका आंसर 1 आ जाएगा। यानी b अपॉन ए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसमें b अपॉन ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो वैल्यू ऑफ 18xy डिवाइडेड बाय 9xy। तो डिवाइडेड बाय मतलब ये अपॉन में चला जाएगा, इस तरह से नीचे चला जाएगा। तो देखिए नीचे चला जाएगा तो इस x से ये x कट जाएगा, y से ये y कट जाएगा, और 9 बंदा 9 और 9 टू द 18 मतलब 2/1 यानी 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन सी हमें इसमें लिख देना है, ऑप्शन सी 2। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल बी। तो अब 5 आने की संभावना क्या होगी। तो हमारी डाइज में क्या होते हैं, टोटल 6 नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक। सो वो तो अपॉन में आ जाएगा, और 5 तो एक ही होता है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 1/6। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00007। अब देखिए, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है। तो हमने कल वाले सेट में भी एक क्वेश्चन बताया था इसी तरह का। तो हमने क्या कहा था कि इसमें एक जो डिजिट है सिंगल डिजिट, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं। तो इसमें तो एक ही है 7 ही एक डिजिट है, बाकी 0 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 1 से लेकर 9 तक की बात कर रहे हैं। तो 7 है, तो यहाँ पर डेसिमल हम कहाँ लगा, अगर आगे नंबर होता तो हम डेसिमल लगाते हैं, मतलब डेसिमल का प्लेस ये रहा। तो अब इससे काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या बन जाएगा, 7/10⁻6 बन जाएगा। 7 के बटे में आ जाएगा 10⁻6, और जब 10⁻6 नीचे रहेगा, इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7 × 10⁻⁻6। ये वाला आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हम लिख देंगे आंसर में 7 × 10⁻6। इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब इज। नंबर ऑफ फेसेस क्यूब में कितने होते हैं, अभी अपन ने डाइज में ही देखा। डाइज क्या है, क्यूब के फॉर्म में ही होता है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट एक रिडक्शन है जो कि मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन इज 60 डिग्री। अब देखिए, एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगोन है। रेगुलर पॉलीगोन में मतलब सारे 60 के होंगे। ठीक है, तो उसकी हमें इट्स नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि हम ऊपर लिखते हैं 360 डिग्री, और अपोन में लिखेंगे हम 60। तो देखिए 0 से 0 कटा, और ये 6 से कटेगा, 6 बंदा 6 और 6 6 36। तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पे हम टिक कर देंगे। ऑप्शन डी मतलब लिख देंगे ऑप्शन डी 6। अब वैल्यू ऑफ 400, वैल्यू ऑफ रूट 400। अब रूट 400 का तो पता ही होगा आपको, 20 होता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो रूट 400 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 4 का 2 होता है और डबल 0 का सिंगल 0 आ जाएगा। तो 2 0 20, तो 20 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे, इसको आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 38। अब देखिए यूनिट डिजिट बतानी है। 38 का अगर हम क्यूब करें, 38 का अगर हम क्यूब करेंगे
तो वो पूरा नहीं पूछ रहा कि कितना आएगा, वो कह रहा है सिर्फ यूनिट डिजिट बताइए। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम इसको यूनिट डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे ऐसे। तो देखिए 8 8 द 64 आया, तो 64 का यूनिट डिजिट हम 4 ले लेंगे और इंटू 8। देखिए समझिए इस बात को, 8 8 द 64 हुआ, हमने 64 का 4 लिया सिर्फ, और यहाँ का एक 8 बचा था तो ये ले लिया, तो 8 4 द 32, तो 32 का सिर्फ हमें 2 लेना है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट की बात कर रहा है वो। तो 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। सो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 2। तो देखिए किसी भी बेस अगर है उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये हो जाएगा 1, 5 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, और ये 5 और इंटू 5 का स्क्वायर है तो ये हो गया 25। सो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 125। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से 125 हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम 11 से लेके, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 11 से 20 तक के क्वेश्चन जो कि ईच 3 मार्क्स का है, तो इसमें थोड़ा लिखना भी पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि 3 मार्क्स का है। चलिए बात करते हैं अपन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 105 बाय यूजिंग फॉर्मूला एकाधिकेन पूर्वेन। तो एकाधिकेन पूर्वेन का हमने पहले वाले सेट में, सेट 2 में भी बताया था, तो उसको भी आप देख लें अच्छे से। तो इसमें क्या होता है कि एकाधिकेन पूर्वेन से क्या करते हैं कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, और उसका अगर हमें स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो इसके लिए एक मेथड है। तो वर्किंग मेथड क्या है वो अपन देख लेते हैं। वर्किंग मेथड क्या है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर, लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर ये है, इसमें हमें क्या करना है, +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब पहले तो हमें 10 लिखना है लेफ्ट पार्ट में, और इंटू 10 में +1 कर देना है। तो 10 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। ये हमारा लेफ्ट पार्ट में रहेगा। और ये जो यूनिट डिजिट है 5, इसको हम यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 इंटू 5 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 11 10 द 110, और इधर का क्या आ गया 25। तो अब इनको लेफ्ट और राइट को हम जोड़ देंगे आपस में, तो ये हो गया, क्या हो गया, 11,025 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से किया है। तो इसका 105 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें 10 इंटू 11 इसी तरह से करेंगे, और ऑब्लिक लगा के, मतलब राइट पार्ट को 5 इंटू 5 लिखा, तो ये आ गया 110, ये आ गया 25, इन दोनों को क्लब कर दिया तो बन गया 11025। तो इस तरह से ये आंसर इसका आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे में ये मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक की भरती है, कितना, 6 घंटे में 840 बोटल्स को फिल कर देती है। सो हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो इसको चाहे तो आप यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का चैप्टर है, इसलिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से समझ लें इसको। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, देखिए हम पहले, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। जो हमसे पूछा गया है, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ बोटल्स 5 आवर्स में कितनी भरी जाएंगी, तो हम लिखेंगे लेट एक्स बोटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स, है ना। सो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में हम एक इस तरह से टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स, और यहाँ लिखेंगे क्या, टाइम इन आवर्स। अब नंबर ऑफ बोटल्स देखिए कितनी है, 840, तो यहाँ पे हम 840 लिख देंगे, और उसके बाद में इनको फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इसके नीचे हम 6 आवर्स लिख देंगे, टाइम इन आवर्स लिखा है जहाँ पे। नंबर ऑफ बोटल्स हमने 5 आवर्स के लिए x माना है, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, ये हमने x लिख दिया। उसके बाद में 5 आवर्स में भरना है, तो इसमें 5 लिख दिया। अब हम इसको देखें, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 से 5 पे जा रहा है, मतलब 6 से 5 पे जा रहा है, मतलब 6 घंटे की जगह 5 घंटे में बोतलें भरनी है। तो भाई मशीन की कैपेसिटी तो वही है, तो 6 घंटे में बोतल भरेगी वो, उससे तो कम ही भरेगी, मतलब डिक्रीज होगी इसमें। इसमें क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ, जैसे टाइम हम डिक्रीज करेंगे, वैसे ही इसका प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। सो देयरफॉर दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, हम सीधा सीधा कर देते हैं। यहाँ पे 840 और अपॉन में 6, और बीच में इज इक्वल टू का निशान लगा के x 6, तो इस तरह से लिख के इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। सो 6x इज इक्वल टू 840 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 6 नीचे चला जाएगा, तो ये अपॉन में जाएगा 6, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 6 से कितना होगा, देखिए यहाँ पे 6 1 दा 6 2 बचा, और 6 4 दा 24, और ये आ गया 0, तो 140 आ गया, इससे 6 से पूरा कट गया।
और 14 5 दा 70 और एक जीरो और आ गया, तो 700 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 700 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे देयरफॉर 700 बोटल्स आर फिल्ड इन 5 आवर्स। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10648 10648 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अपन को समझना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, बट ये फिगर थोड़ी बड़ी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और संभाल के करें आप। तो सबसे पहले देखिए 10648 लिखा हमने, और उसके बाद इसमें इस तरह से हम लाइनें बना लेंगे और 2 से करेंगे सबसे पहले। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5324, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2662, फिर 2 से करेंगे तो 1331 आएगा, और फिर 11 से करेंगे तो 121 आएगा, और फिर 11 से करेंगे तो फिर 11 आ जाएगा, और 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे फैक्टर क्या हो गए? देखिए, अब हमें क्यूब रूट निकालना था। तो क्यूब रूट में क्या होता है कि इसमें जोड़े से 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में 2 का बनता है, इसमें 3 का पेयर बनता है। तो आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया। एक जोड़ा तो बना हमारा ये 2 का, और मतलब 3 का जोड़ा बनाते हैं, और दूसरा बना 11 का। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 22 हो जाएगा। 2 × 11 22 हो जाएगा। पर पूरी क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको लिख लेंगे। 3 टाइम्स 2 था और 3 टाइम्स 11 था, तो लिख लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 और 11 की पावर 3 इस तरह से लिख देंगे ये। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट लिखेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ये वाला जो नंबर था इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखिए मल्टीप्लाई में है, तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें 2 × 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 11 दैट इज 22। सो हम लिख देंगे आंसर में क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू कितना आ गया? 22। तो इस प्रकार से हमने क्यूब रूट निकाल लिया। अब क्वेश्चन अगला वाला आता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक मैं शॉर्ट मेथड बता देता हूं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगोन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो इसका मतलब हम अगर 150 और 120 को जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 150 प्लस 120 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे ऊपर डिग्री, और प्लस में एक्स। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारा 360 के। ये 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 150 और 120 270 हो जाएगा। तो 270 उस साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 360 माइनस 270, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ये तो हो गया एक मेथड, और इसको इंटीरियर पार्ट से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इंटीरियर पार्ट से, उसको भी समझ लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए एंगल ए निकालना है हमें। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये लीनियर पेयर क्या होता है? 180 होता है। मतलब इसका इस एंगल का सम और 150 का सम कितना होगा? स्ट्रेट लाइन है ये सीधी सीधी, तो 180 होगा। तो ये 150 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 180 माइनस 150, मतलब ये वाला हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जी इस तरह से हमने दिखा दिया एक बार। फिर इस तरह दूसरे को देखेंगे तो एंगल बी को भी देखेंगे। तो इसमें भी क्या है? ये लाइन बन रही है, ऐसे में लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये 120 है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस 120, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। यहाँ पे गलती से 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया। एंड एंगल सी इज इक्वल टू, तो अब एंगल सी को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये तो एक्स है और ये कितना है? ये क्या होगा? इन दोनों का सम 180 होगा। मतलब ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इसका क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों इंटीरियर एंगल्स आ गए, और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इस तरह से हम 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो इस तरह से हम तीनों एंगल्स को सम कर देंगे, ए बी सी तीनों को। तो ए हमने निकाला था देखिए 30, बी निकाला था कितना? बी निकाला था हमने यहाँ पे 60 निकाला था, तो यहाँ पे 60 आएगा, और ये 180 है। तो इसमें क्या करेंगे? ये 60 रखेंगे अपन, यहाँ पे 60 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें करेंगे अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270। देखिए यहाँ पे 18 6 24 और 3 27, यानी ये 270 हो गया। तो ये 60 है, इसको हमने बाय मिस्टेक
टाइपिंग में 50 लिख दिया है, तो इसको 30 + 60 + 180, तो ये हो गया आपका 270, और माइनस में x है, तो अब क्या होगा, -x = ये इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 180 - 270 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 270 नहीं रहेगा, सिर्फ -x = क्या हो जाएगा, 180 - 270, तो -x = क्या होगा, -90, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा x = 90 आ जाएगा। चूँकि मैंने डायरेक्ट मेथड बताया, ये भी अच्छा है, तो आप जो भी अच्छा लगे आपको, तो x = आपका 90 आ गया, आंसर वैसे भी 90 आया, और यहाँ पे आपने ऊपर करा था तो ये भी 90 डिग्री आया था। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लें, दोनों ही सही है अपने आप में। चलिए अब देखते हैं, देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन ए स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए एक बात समझिए कि जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर शेप में बन रहा है, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज उतना ही है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतना ही है, तो ये इस तरह से स्क्वायर शेप में बन जाएगा। अब वो कह रहा कि 500 चिल्ड्रंस हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड ही लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में से कितने चिल्ड्रंस को वो लेफ्ट आउट यानी बाहर निकालेगा। तो हमें इसमें क्या करना है, 500 का हम डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो इसमें रिमाइंडर बचेगा उतने ही बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बी x, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा, x², क्योंकि जितनी रोज है उतनी कॉलम है, तो x × x, x² हो गया। तो इसका मतलब नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि x² की जगह हमारे क्या कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। कितने हैं, x² मतलब हमारा 500 बच्चे हैं। ठीक है, तो x² मतलब 500 है, तो x = क्या हो जाएगा, √500, x = क्या हो जाएगा, √500। सो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो अब स्क्वायर रूट निकालने का हमने कल भी बताया था आपको, सेट 2 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी हमने बताया था। सो स्क्वायर रूट ऑफ 500 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इस तरह से हम निकालेंगे, तो 500 लिखेंगे, फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे। तो इधर से चलेंगे हम राइट साइड से, पहले 2 के पेयर बनाते हैं, जितनी भी नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो इसका एक पेयर बन गया, और ये लेफ्ट आउट जो बचा, अगर 1 बचा तो 1 और 2 बचा होता तो 2, यानी 2 पेयर इसके बन गए, एक 5 एक 0 0। अब इसमें 5 को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करते हैं, 1 × 1, 2 × 4, 3 × 9 ऐसे पढ़ते हैं। तो 1 × 1 पढ़ा, छोटा है, 2 × 4 अभी भी ये बड़ा है 5, अब 3 × 9 ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 2 × 4, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और इसके नीचे 4 लिखेंगे, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 00 को उतार लेते हैं अपन, तो 00 को इस तरह से अपन ने क्या किया कि 00 को यहाँ पे कॉपी कर लिया, क्योंकि ये पेयर में ही आता है, ये यहाँ पे जो है, ये जो है पेयर में ही आएगा, जितनी भी नंबर्स होते हैं सब पेयर में ही आते हैं, तो यहाँ पे 00 आ गया। ठीक है, तो ये 100 हो गया। अब हमने क्या किया, इस 2 को उठा के इसके नीचे रखा और इसको प्लस कर देंगे, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब हमें 4 का जो टेबल पढ़ना है, तो जितना नंबर हम यहाँ लिखेंगे उतना ही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, मतलब यहाँ अगर हम 41 लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, अगर यहाँ 42 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो अगर हम टेबल पढ़ें कि 41 1 दा 41 और 42 2 दा 84, 43 3 दा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 42 2 दा करेंगे, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे हम और 2 यहाँ पे लिखेंगे, और 42 × 2 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 42 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा। 84 को इसमें 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 16। तो ये 16 आ गया। अब इसके आगे जाएगा नहीं भाग, क्योंकि ये रिमाइंडर बच गया हमारा इसमें, तो ये 16 लोग जो है जो लेफ्ट आउट बचे हुए बच्चे कितने बचे, 16 बचे। मतलब क्या था कि एक्चुअली इसका स्क्वायर अगर हम ध्यान से देखें, सो वी गॉट द रिमाइंडर 16। अब हमें 16 रिमाइंडर मिल गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू नंबर 500 - 16, अगर उसमें नया नंबर पूछा गया होता कि स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, तो वो 484 होता, बट उसने तो पूछा है कि कितने बच्चे लेफ्ट आउट बचेंगे इस अरेंजमेंट में, सो हमें यही लिख देना है, द 16 चिल्ड्रंस विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में 16 चिल्ड्रन बच जाएंगे। अगर हमें उतनी ही लाइन, उतने ही रो और उतने ही कॉलम रखने हैं, तो 16 चिल्ड्रन यहाँ पे बचेंगे, रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मास ऑफ अर्थ इज 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम एंड मास ऑफ द मून इज 7.3
5 इंटू 10⁻22 kg, सो फाइंड द टोटल मास। तो टोटल करना है इन दोनों को, तो टोटल करने में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें वैसी है, बाकी तो बहुत ही आसान है। मास ऑफ द अर्थ लिख लिया हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया था, फिर मास ऑफ द मून लिख लेंगे। अब इन दोनों को टोटल करेंगे, सो टोटल मास इज इक्वल टू ये लिख दिया और प्लस का निशान लगाया और ये नंबर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें 22 जो 10⁻22 दोनों में कॉमन है, इसमें 24 है, इसमें 22 है, इसका मतलब हम 10⁻22 इसमें से ले सकते हैं। तो अब इसको एक बार समझ लीजिए थोड़ा कि किस तरह से करेंगे हम इसको, ब्रेक कैसे करेंगे। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे था हमारे पास 5.97 इंटू 10⁻24 था, तो हम इसको दो पार्ट में कर लेंगे, 10⁻2 इंटू 10⁻22, क्योंकि 22 हमें बाहर निकालना है, तो ये हमारा बच जाएगा। अब जब ये बचेगा तो ये क्या है, 10 स्क्वायर का मतलब 100 है, तो 100 को जब 5.97 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 597। तो ये मैंने क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए आपको समझा भी दिया है कि ये हो गया 597 इंटू 10⁻22, इस तरह से हो गया। तो अब देखिए इसमें से हमने 10⁻22 लिया, तो यहाँ पे हमने देखिए 597 इंटू 10⁻22 था, तो ये बाहर निकाल लिया, तो हमारे अंदर क्या बचा 597, और यहाँ पर तो 10⁻22 गया तो सीधा 7.35 आ गया। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा आएगा 604.35 इंटू 10⁻22, और यही इसका सम होगा। तो थोड़ा सा बस ये है कि इसमें पावर्स है इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन ऐसा ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा जोड़ था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए फैक्टराइज करना है, 16x² माइनस 49, तो ये इसमें क्या है, अपने को 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और x स्क्वायर का x हो जाएगा, मतलब हम 4x का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 16x² के बराबर होगा। इसी तरह 7 द 49, तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो 49 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लिया, अब यहाँ पे लिख लेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4x का होल स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया और ये 7 का होल स्क्वायर क्यों लिख दिया, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी बन गई, देखो आइडेंटिटी में चाहे आप एक्स वाई में लिखो या ए बी में लिखो, तो आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में दोनों नंबर्स का प्लस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों नंबर्स का माइनस करेंगे, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें क्या होगा, एक बार 4x प्लस 7 हो जाएगा और एक बार 4x माइनस 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो इसमें देखिए 5⁻m डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिवाइडेड है तो इसमें बड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, डिवाइडेड है और 5 की पावर -3 और इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, m की वैल्यू निकालनी है। तो जब तक हम बेस से एक सेम नहीं करेंगे तब तक हमारी m की वैल्यू नहीं निकल सकती। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5m डिवाइडेड बाय, और इसको जो 5⁻³ है इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो ये 1/, में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप तो हम यही लेते हैं कि पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे और उतारने के बाद फिर हमने इस तरह से लिख लिया। देखिए समझिए इस बात को कि डिवाइडेड बाय के बाद में 5⁻³ था, इसको हमने 1/5 की पावर 3 कर दिया, मतलब प्लस में हो गई ये पावर, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यूं घूम जाएगी, मतलब जो नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे पहुंच जाएगा। तो ऊपर का नीचे 1 पहुंचेगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं, अपॉन में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई में लिखा तो ये क्या हुआ, देखिए 5⁻³ ऊपर आ गया, क्योंकि हमने इसको डिवाइड को काय में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो ये ऊपर आ गया 5⁻³ और अपॉन में 1 था तो उसको हमने लिखा नहीं, और इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे ये 5 है बेस और ये भी 5 है, तो आपने पढ़ा होगा कि 5 ये पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं जब सेम बेस होता है, तो 5 की पावर m + 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5। अब देखिए यहाँ भी बेस बराबर है तो इसका मतलब इसकी पावर्स भी आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी m + 3 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अब इससे हमारी m की वैल्यू निकल आएगी, m + 3 इज इक्वल टू 5, 3 को इधर ट्रांसपोज कर दो माइनस में हो जाएगा, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए इसमें समझना है थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे जो हमसे पूछा गया। देखिए अमीना थिंक्स ऑफ नंबर, एक नंबर सोचती है और वो सबट्रैक्ट करती है उसमें से 5/2, और फिर वो क्या करती है, उस रिजल्ट को जो आया है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है और उसके बाद वो देखती है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, मतलब जो नंबर उसने सोचा था
वो रिजल्ट जो आया वो उसी नंबर का 3 टाइम्स आया। सो व्हाट इज द नंबर? सो हम सबसे पहले तो नंबर मान लेते हैं कि लेट द नंबर अमिता थिंक्स ऑफ नंबर बी एक्स। सबसे पहले हमने नंबर मान लिया कि वो एक्स था। तो अब अकॉर्डिंग टू उसके क्या कह रहा है वो कि एक्स में से 5 - 2 सब्ट्रैक्ट करेगी, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 5/2, क्योंकि वो कह रहा था कि वो जो नंबर था तो अमीना ने क्या किया था उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसमें 8 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया तो उसने देखा कि वो नंबर का 3 टाइम्स है। तो नंबर क्या है, अपने एक्स माना है तो एक्स का 3 टाइम है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 8x, अब देखिए 8x माइनस 20, तो ये माइनस 20 कैसे आया? देखो 8 का x से किया तो 8x आ गया, और 8 का माइनस 5/2 से किया तो यहाँ पे करके देख लो 8 इंटू माइनस 5/2, तो ये 2 से कटेगा तो 4 आएगा कि नहीं, और 4 5 दा 20 माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 20 इस प्रकार से आ गया इज इक्वल टू 3x। अब 3x को इस साइड में ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो तो 8x माइनस 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू में ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, तो 8 में से 3 गया तो 5 बचा, तो 5x इज इक्वल टू 20। तो ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5, तो 5 से काट दीजिए, 5 बन दा 5, 5 4 दा 20, तो इस तरह से 4 आपका ये आंसर आ गया। सो दस द नंबर अमीना थॉट ऑफ इज 4, ये नंबर जो उसने सोचा था वो 4 था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इन दिस गिवन पाई चार्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर शोन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। फ्री के नंबर हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए व्हाट परसेंट ऑफ लैंड इज इरिगेटेड बाय कैनल, तो कैनल पे चले जाइए, परसेंटेज लिख रखी है, यही आंसर हो जाएगा 46%। तो यहाँ पे लिख देना है हमें आंसर में, इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसका, और यहाँ पे लिख देंगे 46% लैंड इज इरिगेटेड बाय कैनल। ये हमारा 1 नंबर हो गया, यानी 3 नंबर के 3 सवाल हैं और छोटे छोटे सवाल हैं, पूरा 3 मार्क्स का है। 17% ऑफ लैंड इज इरिगेटेड बाय विच मेथड, तो 17% पे जाइए, कौन से मेथड से किया, टैंक्स के द्वारा, तो यहाँ पे लिख देंगे 17% लैंड इज इरिगेटेड बाय टैंक्स, टैंक्स के द्वारा इरिगेशन किया, सिंचाई की। अब थर्ड वाले पे देखिए व्हाट परसेंट ऑफ लैंड इज इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल कहाँ रहा, ये रहा ट्यूबवेल, इसमें परसेंटेज कितनी है 25, तो इसमें लिख देना है 25% लैंड इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल इज 25%। तो इस तरह से ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क के और 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट है नहीं इतना बड़ा, ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है पर इतना बड़ा है नहीं। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये ग्राफ देख ले, इसमें ग्राफ में पॉइंट्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे ईयर्स है इस साइड में, ऐसे में ईयर्स है, और ऐसे में जो सेल्स दी है करोड़ के नंबर ऑफ करोड़ में है ना, सेल्स करोड़ में दी है, करोड़ में दी है इसमें, तो हमें देखना है इसमें। तो अब देखिए इसने पूछा है कि व्हाट वर द सेल इन 2002, तो कुछ नहीं करना, 2002 पे ऊपर जाइए और यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा है इससे इस तरफ चले जाइए, तो कितना हो गया 4, यानी 4 करोड़। 2006 में पूछा है तो 2006 में क्या करना है, 2006 में जाइए, ऊपर चले जाइए सीधे, और यहाँ से ये काला निशान बना है इससे इस तरफ बढ़ लीजिए, इस तरफ जाओगे तो ये कहाँ पे पहुँचेगा 8 पे पहुँचेगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। 2003 का सेल कितना है, तो 2003 का सेल यहाँ से सीधे चले जाइए, ये कहाँ गया इस पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के इधर हम देखें तो इस पॉइंट के इधर क्या है, देखिए इस पॉइंट के इधर सीधे चले जाओ तो ये 6 और 8 के बीच में है, मतलब ये क्या है 7, 6 7 8, तो ये 7 है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। 2005 में क्या है, देखिए इधर से गए ऐसे सीधे ऊपर और ये पॉइंट पे पहुंचे, और यहाँ से देखिए सामने सीधा 10 लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर हो गया। अब वो कह रहा है कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स 2002 एंड 2006, तो 2002 और 2006 का यहाँ पे आपने निकाल रखा होगा, उसी को माइनस कर देना है। उसके बाद में कह रहा है इन विच ईयर वाज द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, तो जी हम बताते हैं बाद में, पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हमने बताया था 2002 में 4 करोड़ की सेल थी, ये हमने बताया था, यहाँ पे आप फिर से चेक कर लें, 2002 में 4 करोड़ की सेल है। 2006 में कितने की सेल है, 8 करोड़ की सेल है। फिर ये तो हमारा ए पार्ट हो गया, आधे आधे नंबर का हो गया। अब बी पार्ट में देखें क्या है, बी पार्ट में 2003 और 2005 में बताना है। तो 2003 में 7 करोड़ की सेल है, ठीक है, और 2005 में यहाँ पे सामने देखें आप तो 10 करोड़ की सेल है, ठीक है। तो इस तरह से ये ए बी पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके इस वाले पे,
2002 और 2006 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए 2006 में जा रहा है 8 करोड़ और 2002 में जा रहा है 4 करोड़, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 4 करोड़ का है। यहाँ पे डिफरेंस 4 करोड़ का है। उसने पूछा 2002 और 2006 में कितना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख देंगे डिफरेंस इन सेल्स बिटवीन द ईयर 2002 एंड द ईयर 2006 वाज 4 करोड़। ग्रेटर डिफरेंस किसमें है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इन्हीं को ऐसे पॉइंट मान लें। मान लो हम माने यहाँ से चलें कहीं से भी 2002 और 2003 में देखें तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा, देखिए 1 2, देखिए 1 2 3, मतलब 1 2 3 का डिफरेंस है। यहाँ से देखें अगर इसकी सीध में ऐसे चले तो ये देखिए 1 2 और 3 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में 3 का ही डिफरेंस है सिर्फ। अब इनमें देखें, इनमें क्या हो रहा है, इसमें तो डिक्रीज हो रहा है, बल्कि ग्राफ माइनस में जा रहा है, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं। वैसे 1 का डिफरेंस है लेकिन -1, मतलब इसमें अगली बार में और डाउन हो गया, -1 में हो गया, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं। अब इसको देखें 2004 और 5 के बीच में, तो देखिए 5 पे है 10 और 4 पे है कितना 6, तो इसमें 4 करोड़ का डिफरेंस है। हमें लग रहा है ये वाला डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे तो 2 करोड़ का ही डिफरेंस है, 2005 और 2006 के बीच में -2 करोड़ का है, मतलब कम है, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं। तो ये 2 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो 3 और 4 में 4 बड़ा है, यानी 2005 का उसकी पिछले साल की तुलना में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज मेड बाय फोल्डिंग रेक्टेंगुलर पेपर। इस तरह का क्वेश्चन हम सेट 2 में पहले बता चुके हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगेगा, इसमें आर दिया हुआ है, एच हमारी हाइट ये हो जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन आप निकाल लें, तो इस तरह से कैलकुलेशन इसको निकालना है। आर इज इक्वल टू 30, एच इज इक्वल टू इतना, फॉर्मूला दिए पाई आर स्क्वायर एच का, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये कैलकुलेशन करके आपका कितना आ जाएगा, 59,400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला भर याद होना चाहिए आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मालूम है तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये टिपिकल है। ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। सो द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। अब देखिए मिडिल में रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप है, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर, मतलब ये क्या है, ये दो अर्धगोल हैं, ये आधा गोला है और आधा गोला ये है, तो ये दोनों मिला के एक हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें ये जरूर दिया है, तो इसको इसमें क्लू दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आपको करना पड़ता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, क्योंकि इसका डायमीटर 7 है, तो इसका हाफ होगा रेडियस 3.5, और इधर भी 3.5 है, तो 3.5 और 3.5 कितने हो गए 7, और 20 में से 7 जाएंगे तो एक्चुअली ये 13 होगी। क्या लेंथ ऑफ ये वाली रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी यहाँ से लेके और पूरी यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो होगी वो कितनी होगी, 13 मीटर होगी, ठीक है, वो 13 मीटर होगी। ये चीज़ इन्होंने इसमें दे दी है, नहीं तो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती, तो चलो अच्छा है दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, टोटल लेंथ कितनी है 20 है, और डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल देखिए यहाँ से यहाँ तक का 8 दिया है, देखिए ऐसा निशान लगा है इसमें, तो डायमीटर 7 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी हाफ हो जाएगी 7/2 यानी 3.5 मीटर। और इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, जी हम कैलकुलेट करके हमने पहले ही बता दिया कि ये 13 आ गया, क्योंकि 20 में से 3.5 को ऐड करेंगे 7 आएगा, 20 में से घटा देंगे माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसमें ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, अब ब्रेड्थ इसमें ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि यही जो ये वाली है ये ब्रेड्थ ही तो है, तो ये 7 हमें ऑलरेडी दी है, तो 13 × 7, तो ये तो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो 2 सेमी सर्कल हैं, तो 2 इंटू और हाफ पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा एग्जैक्ट, और इन दोनों को प्लस कर देना है, तो इससे तो हमारा एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ये हमने लिख लिया। उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को निकालेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू बिड्थ, लेंथ दी है 13, बिड्थ दी है 7, तो 91 हो जाएगा, 13 7 91। अब हम इसको आगे देखें, तो आगे इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स निकालना है हमें। सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, सो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हाफ करना है इसका, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया, और 2 है तो 2 से
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में ये कट ही जाना है एक्चुअली, 2 सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1 सर्कल, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाता। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 1/2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 थी, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। सो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड और प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये कितना आया था हमारा 91 आया था, तो यहाँ 91 लिख दिया, और ये एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स 38.5 आया था, 38.5 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा तो ये 129.5 हो गया। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है, चक्कर, एक चक्कर पूरा। तो देखिए कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर उसके बाद में इसमें जो सेमी सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस को टच करेंगे, फिर उसके बाद इधर जाएंगे, फिर इसकी सेमी सर्कल को टच करेंगे, फिर यहाँ पे जिस पॉइंट से चले वहीं पे आएंगे, तब पूरा पेरीमीटर होगा। तो इसमें 2 कवर होगी 13, ये वाली भी और सामने वाली भी 13 होगी, तो ये कवर होगी 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और यहाँ पे 2 इंटू लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर एरियाज ना लिखें, इसमें सेमी सर्कुलर आर्क्स है ये एक्चुअली, ठीक है आर्क्स लिखा हुआ है, सेमी सर्कुलर आर्क्स, ये आर्क है ना, ये सेमी सर्कल की ये आर्क है और ये आर्क है, तो इसमें इस तरह से हमें फॉर्मूला लगा देना है और उसके बाद में इसको। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स का पहले निकाल लेते हैं। सो 2 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर, एक सेमी सर्कल का पाई आर, दूसरे का भी पाई आर, तो पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर हो गया। वैसे भी एक फुल सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे 3.5, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 22 मीटर। तो इस तरह से आ गया। अब हम देखें पेरीमीटर ऑफ गार्डन। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा हमारा, देखिए अब यहाँ पे ये कितना है 22 तो हमारा था ही, और इसमें 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये हमने बताया था कि 13 और 13 2 बार प्लस होगा, तो ये हमने आर्क निकाल ली 22 तो पूरी टोटल है ना, और ये 13 और 13 तो इसको जोड़ेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इस तरह से हो गया। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए, शॉपकीपर ब्रॉट 2 टीवी सेट्स at 10,000 each. He sold at a profit of 10% and other a loss of 10%. So find whether he made an all over left profit और लॉस। वो कह रहा प्रॉफिट या लॉस हुआ ऑल ओवर, एक को उसने 10% के लॉस बेचा और एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो दोनों में ओवरऑल उसको फायदा हुआ है नुकसान हुआ। वैसे तो इस क्वेश्चन को देख के ही एमसीक्यू का अगर होता तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट आ जाता, जब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो तो नो लॉस नो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेट तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा जो आपका फॉर्मूला है। सो देयर इज नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन को एक्चुअली ये हमने 24 क्वेश्चन करा दिए हैं, उसमें पूरे 24 क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन वैसे मैंने उसमें भी कराया है अभी इसी वाले सेट में, इससे पहले वाले में भी कराया है। तो ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है और उसमें लिखा नहीं आता है कि डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट से करें और ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, तो ये बहुत लेंदी होंगे, क्योंकि इसमें तो हमने सिर्फ इसको एक पार्ट को सॉल्व किया है इससे, तब इतना लेंदी हो रहा है। इसका दूसरा पार्ट करोगे तो दूसरा भी लेंदी होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स कितना 9 इंटू इतना इतना, तो वो कह रहा कि 5 kg ऑफ शुगर कितना कंटेन करेगा। तो सीधा सीधा हम इसको यूनिटरी मेथड से लगाएंगे कि 2 kg शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 की पावर 6, देन 1 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 6, और अपोन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें निकालना किसका था 5 kg का। सो देयरफॉर 5 kg ऑफ शुगर कंटेन्स, सो यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर 6 और अपोन में 10 की पावर 6 और अपोन में क्या आ जाएगा 2, और ये 5 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। तो इसको ये क्या होगा 2 से काटोगे तो ये 2.5 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 2.5 को इससे गुणा कर दो, 25 नाम 225, तो ये कितना हो गया 22.5 इंटू 10 की पावर 6। अब इसमें से अगर हम ऐसे लिख दें कि 22.5 इंटू 10 इंटू इस 10 रेज़ टू पावर 6 को हमने 2 भागों में ब्रेक कर लिया, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, तो ये इससे 0 से डेसिमल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 10 की पावर 5।
ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको अगर उसमें लिखना है अपने को मेथड में, तो इसको क्या करेंगे, एक डेसिमल को इधर इधर खिसकाएंगे, 2 डेसिमल को, तो 1 2 2 डेसिमल खिसकाएंगे तो 2.25, इधर से खिसकाएंगे 2 डेसिमल, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर बढ़ जाएगी, 5 की जगह कितना हो जाएगा, 10⁻⁷। तो यही इसका आंसर आया। देखो इतने में हो गया, ये आंसर यही आया। इसी प्रकार से हमें 1.5 kg का करना है। ये चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन को हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम में तो उतना ही टाइम मिलेगा आपको, 2.5 आवर में पूरा पेपर करना होगा। इसमें तो मैंने कितने 24 और एक 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, बढ़िया से करिएगा। सो ऑल द बेस्ट, हमारी और बहुत आज बहुत आपका पेपर है। शुभकामनाएं। अच्छे से करके आना, पूरे कोशिश करना कि 60 में 60 लाएं, जितना मैक्सिमम ला सकें उतना मैक्सिमम लाएं। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हार्ड दे देते हैं और उससे बच्चे घबरा जाते हैं और भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको याद रखना है कि पहला क्वेश्चन अगर आपका हार्ड है तो आपको ये सोचना है कि अभी एक ही क्वेश्चन तो हार्ड था, आगे हमारे पास 99% और संभावनाएं हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव होकर के पूरी एनर्जी के साथ मैक्सिमम आउटपुट डालें। अगर सवाल में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही है, तो जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करें जरूर। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। तो हम तो यही कहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, फिर मिलेंगे कभी। तो तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।